तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट में। और ये हमारा है लेक्चर 5। हम पढ़ रहे थे आरसीसी। अभी तक हमने लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 4 तक सारे इम्पोर्टेंट आईएएस कोड के जो भी प्रोविजंस है, आईएएस 456-2000 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, स्टेट, एई, एसएससी, जेई, जो भी क्वेश्चंस हम बनते हैं उसको हमने डिस्कस करे हैं। लेक्चर 5 है आपका, इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हमारा होता रहेगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भाई पूछते हैं कि डीप बीम्स क्या होती हैं। डीप बीम्स एज पर योर आईएएस 456-2000 डीप बीम्स की क्या डेफिनेशन होती है। तो मैं बोलता हूँ कि जो इफेक्टिव लेंथ होती है अपॉन योर ओवरऑल डेप्थ, अगर वो लेस देन और इक्वल टू 2 है, ओके, तो आप बोलते हो डी बीम्स फॉर सिंपली सपोर्टेड के लिए। दिस इज योर डी बीम सिंपली सपोर्टेड के लिए। ठीक है, डी बीम्स का बेसिकली मतलब होता है, डी बीम्स का मतलब होता है कि भाई उसकी जो बीम जो होती है, इनकी डेप्थ होती है वो काफ़ी लार्ज होती है। ठीक है, डेप्थ क्या होती है, काफ़ी लार्ज होती है इन रिलेशन टू व्हाट, स्पान। स्पान की कंपैरिजन में लेंथ क्या होती है, डीप डेप्थ क्या होती है, वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है। इसको आप बोलते हो डीप बीम्स। ओके, सो द बीम्स विद लार्ज डेप्थ्स large depths is known as compared to your span is known as your deep beam। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि सिंपली सपोर्टेड के लिए अगर L इफेक्टिव अपॉन D, तो डेप्थ का रेशियो है वो अगर लेस देन 2 है, तो आप बोलते हो सिंपली सपोर्टेड केस के लिए है डीप बीम बोलेंगे। अगर आप L इफेक्टिव अपॉन D का रेशियो देखते हो, वो अगर ग्रेटर देन 2.5 है, ये वो आपका केस होता है डीप बीम होती है। ये होती है आपकी कॉन्टिन्यूस बीम के लिए। कॉन्टिन्यूस बीम या आपका डायरेक्टली पूछ लेते हैं, कॉन्टिन्यूस बीम के लिए आपका जो डीप बीम क्या होगी, एल इफेक्टिव अपॉन डी का रेशियो 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो डीप बीम्स होती क्या है, डीप बीम्स आर दैट बीम्स विद हैविंग अ लार्ज डेप्थ इन रिलेशन टू योर स्पान। डेप्थ लार्ज होगी स्पान की कंपैरिजन में, उसको हम बोलते हैं डीप बीम्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आईएएस कोड 456-2000 का प्रोविजन है जो आपकी स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो वैल्यू होती है। स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ, जो स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो होता है, स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, वो कैंटिलीवर बीम के लिए कितना होना चाहिए एज पर आईएएस 456, एंड योर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कितना होना चाहिए, और कंटिन्यूअस बीम के लिए कितना होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कैंटिलीवर के लिए स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो होता है 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो 20, कंटिन्यूअस बीम के लिए आपका होता है 26। ओके, अब ये मैं बात करता हूँ, ये स्पान कब तक वैलिड है, ये स्पान अप टू 10 मीटर्स तक वैलिड है। अगर स्पान आपका 10 मीटर्स तक है, तो ये जो आपका स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो वैल्यू, ये हम यूज़ करेंगे। अगर स्पान ग्रेटर देन 10 मीटर होता है तो क्या होगा, स्पान ग्रेटर देन 10 मीटर होता है तो हमारे जो एल अपॉन डी का जो रेशियो है, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बाय द फ्रैक्शन 10 अपॉन स्पान इन मीटर्स। अगर आपका स्पान 10 मीटर से ज़्यादा है तो आपका जो फ्रैक्शन है, ये एल अपॉन डी का जो फ्रैक्शन है 7। कैंटिलीवर के केस में चेंज नहीं होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूअस बीम के केस में चेंज हो जाएगा। ओके, तो अगर स्पान 10 मीटर से ज़्यादा है तो आपका जो फ्रैक्शन है एल अपॉन डी का, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा कितने से, 10 अपॉन स्पान इन मीटर से। तो अब मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, इफ आई एम टेकिंग वन एग्जांपल एज, इफ वी आर हैविंग वन सिंपली सपोर्टेड बीम अगर मेरे पास है, उसका जो स्पान दिया हुआ है, स्पान दिया हुआ है मान लीजिए 15 मीटर का। 15 मीटर क्या है, ग्रेटर देन 10 मीटर है। मैंने बोला था अगर स्पान 10 मीटर से ज़्यादा है तो जो आपका फ्रैक्शन है एल अपॉन डी का जो फ्रैक्शन है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा बाय द फ्रैक्शन 10 अपॉन स्पान इन मीटर से। तो आप देख सकते हो कि अगर स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ, स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका, अगर आपकी सिंपली सपोर्टेड के लिए वैसे वैल्यू क्या होती है, 20 होती है। और मैंने बोला रिड्यूस कितने से हो जाएगा, 10 अपॉन स्पान इन मीटर। तो स्पान इन मीटर्स में लेंगे, में नहीं लेंगे, मीटर में दिया हुआ है। तो 15 मीटर का मेरा स्पान था, क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इसको रिड्यूस कर दो, स्पान 10 अपॉन स्पान इन मीटर मतलब 15। ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, यहाँ से कट जाएगा 40/3, ये आ जाएगा आपका 13.3। तो ये आपका स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो हो जाता है। यहाँ से इस तरह आपका ये कैंटिलीवर के लिए वैलिड नहीं होता है, ये आपका वैलिड होता है कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए और आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। याद रखना, अगर 10 मीटर से स्पान ज़्यादा है तो आपका जो L/D का रेशियो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है हमने देख लिया, 10 अपॉन स्पान इन मीटर के हिसाब से रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो।
और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है IS 456-2000 का प्रोविजन। हम बात करते हैं फ्लेंज्ड बीम की। तो फ्लेंज्ड बीम के अंदर हमारे को देखते हैं कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज क्या होनी चाहिए। इफेक्टिव विड्थ ऑफ जो फ्लेंज होती है बी एफ से डिनोट करते हैं। अगर मेरे पास आइसोलेटेड बीम है, इफ आई एम टेकिंग सम एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड बीम, आइसोलेटेड बीम के लिए आपको इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज पता होना चाहिए L0 बी प्लस 4 plus BW. Okay, so this is our effective width of flange for isolated beam. अगर मेरे पास बीम प्लस कॉन्टिन्यूस स्लैब है, बीम प्लस कॉन्टिन्यूस स्लैब के लिए इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज चेंज हो जाती है, वो जाती है L0/6 प्लस BW प्लस 6 DF डेप्थ ऑफ फ्लेंज। ओके, या फिर आपका मिनिमम होनी चाहिए विड्थ ऑफ वेब प्लस L1/2 प्लस L2/2 से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हम यूज़ करेंगे। अगर आपका केस होता है बीम प्लस मोनोलिथिक विद स्लैब, ठीक है, कॉन्टिन्यूस बीम के साथ अगर आपका केस है तो आपका जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज है वो चेंज हो जाती है। आपको पता होना चाहिए एल नॉट क्या होता है। एल नॉट होती है आपकी, व्हाट इज दिस एल नॉट? एल नॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो कॉन्ट्राफ्लेक्शंस और जीरो मोमेंट के बीच में जो भी आपका डिस्टेंस होती है वो आपको बोलते हैं एल नॉट। एक क्लियर डिस्टेंस इसको बोलते हैं। बी डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लेंज, ये होती है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। आपको इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज भी मतलब टी बीम्स की हम बात कर रहे हैं, टी बीम के लिए पता होना चाहिए स्लैब कास्टेड मोनोलिथिक विद स्लैब मतलब बीम प्लस कॉन्टिन्यूस स्लैब का ये जो आपका पोर्शन, दिस इज कॉन्टिन्यूस स्लैब और बीम के साथ, तो ये आपका हो जाएगा L0/6 प्लस BW। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बॉन्ड विदाउट फेलियर, जो आपका बॉन्ड होता है वो किस तरह आप अचीव करोगे। अगर आपको बॉन्ड में फेल हो रहा है तो आप किस तरह अचीव करोगे, आप यूज़ कर सकते हो टू एंश्योर एडिक्वेट बॉन्ड, बॉन्ड में फेल ना होने के लिए, टू एंश्योर एडिक्वेट बॉन्ड विदाउट फेलियर व्हाट वी डू, हम प्रोवाइड करेंगे लार्ज नंबर ऑफ बार्स विद स्मॉलर डायमीटर की हम लार्जर नंबर ऑफ बार्स यूज कर लेंगे, स्मॉलर डायमीटर की हम लार्जर नंबर ऑफ बार्स यूज कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड में सेफ रहेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो IAS 456-2000 से पूछते हैं, जो हम लेक्चर 5 में कवर कर रहे हैं, UPPSC MPPSC और जो भी आपके स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं AE के और SSC JE से रिलेटेड, ये क्वेश्चन सारे इसमें डिस्कशन किए जा रहे हैं, ये पूछे जाते हैं। और इम्पोर्टेंट है, अगर मेरे पास कोई स्ट्रेन डायग्राम बनाने के लिए बोलता है तो स्ट्रेन डायग्राम, कोई मेरे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन है बीम का, if I am having a rectangular section of beam of B width, overall depth B is, तो स्ट्रेन डायग्राम अगर आपको इसका बनाना है तो स्ट्रेन डायग्राम इज ऑलवेज लीनियर। आपको पता होना चाहिए स्ट्रेन डायग्राम आपका कैसा आएगा, लीनियर ही होता है। दिस इज अवर स्ट्रेन डायग्राम। ओके, यहाँ पे आपका कंक्रीट के एक्सट्रीम 0.0035 होते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम कॉम्प्रेशन फाइबर, और यहाँ पे आपका एक्सियल कॉम्प्रेशन में आपका होता है एक्सियल टेंशन 0.002। यहाँ पे आपका जो वैल्यू होती है स्ट्रेन की, ये आपकी कितनी, शुड नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस 0.87 FY/ES, ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेस डायग्राम आपको पता ही है, स्ट्रेस डायग्राम पार्टली पैराबोलिक रेक्टेंगुलर पार्टली पैराबोलिक, ये इस तरह आपका स्ट्रेस डायग्राम आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंक्रीट की डिज़ाइन स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए 0.45 FC के, और यहाँ से आपका टेंशन का स्टील जो होता है 0.87 टाइम्स ऑफ FY, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेन होता है इन कंक्रीट में, कंप्रेशन फाइबर के मैक्सिमम स्ट्रेन पूछ लेते हैं डायरेक्टली, 0.0035 होता है, ठीक है। और आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेन टेंशन रिइंफोर्समेंट में कितना हो, इट शुड नॉट बी लेस देन इतना होना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पता पड़ जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपको मैं पार्ट बताता हूँ जो कि आपका इम्पोर्टेंट है एज पर योर स्टेट AE और JE एग्जाम। एंकरिंग बार्स के बारे में बात कर लेते हैं। एंकरिंग बार्स, जो बार्स हम प्रोवाइड करते हैं टेंशन में, अगर मैं बात करता हूँ तो एंकरेज कितना प्रोवाइड करते हैं, तो एंकरिंग बार्स इन टेंशन में अगर बात करता हूँ तो जो कि आपकी डिफॉर्म बार्स होती है, जैसे HYSD बार्स होती है, जो भी आपका FE415 FE500, जो डिफॉर्म बार्स होती हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट एंड एनकरेज। विदाउट एंड एनकरेज हम इसको क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
और डेवलपमेंट लेंथ, बट इसको सेटिस्फाई होना पड़ता है। डेवलपमेंट लेंथ जो आपकी निकलती है, डेवलपमेंट लेंथ शुड बी सेटिस्फाइड, और हम एंड एंकरेज जो एच वाई एस डी बार होती है उसको हम विदाउट एंड एंकरेज यूज कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो आपका हुक्स प्रोवाइड करते हैं, जो हम नॉर्मली हुक्स जो प्रोवाइड करते हैं, हुक्स प्रोवाइड करते हैं फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन, हुक्स प्रोवाइडेड फॉर FE 250 प्लेन बार्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जो एनकरेज वैल्यू होती है बैंड की, एनकरेज जो वैल्यू होती है बैंड की, ये आपको इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एनकरेज वैल्यू ऑफ बैंड, एनकरेज वैल्यू ऑफ बैंड, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। इट शुड बी टेकन एज 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। ठीक है, 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार फॉर ईच 45 डिग्री बैंड। अगर आपका 45 डिग्री का बैंड है तो आपको 4 टाइम्स द डायमीटर बार होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 16 टाइम, मैक्सिमम कितना जाता है, मैक्सिमम ऑफ 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, मैक्सिमम होता है इतना हर बैंड के लिए। ठीक है, एंकरेज वैल्यू बॉन्ड बैंड के लिए कितना होना चाहिए, 4 टाइम्स का डायमीटर होगा 45 डिग्री। अगर यहाँ पर 90 डिग्री के लिए तो ये हो जाएगा आपका जो बैंड होता है फॉर 90 डिग्री बैंड, इट इज योर व्हाट, 8 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द बैंड। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 135 डिग्री बैंड के लिए, अगर हम बात करते हैं 135 डिग्री बैंड के लिए, जो एनकरेज वैल्यू होती है बैंड की वो होती है 12 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द बैंड। तो आपको पता होना चाहिए 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर बॉर्ड फॉर 45 डिग्री बैंड, 8 टाइम्स ऑफ डायमीटर बॉर्ड फॉर 90 डिग्री बैंड, और 135 डिग्री के लिए 12 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द बार होती है। और अगर ये हमने बात करी थी एंकरेज बार्स इन टेंशन, सिमिलरली अगर एनकरेज बार्स हम कॉम्प्रेशन में बात करते हैं, कॉम्प्रेशन के लिए अगर मैं बात करता हूँ, कॉम्प्रेशन के केस में तो आपका जो डेवलपमेंट लेंथ होती है वो अगर सेटिस्फाई होती है तो आपका प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ हुक्स, बैंड्स और स्ट्रेट लेंथ जो भी आप प्रोवाइड करते हो बियॉन्ड बैंड्स हम प्रोवाइड करते हैं, इट शुड बी कंसिडर्ड एज योर डेवलपमेंट लेंथ के तरीके से ही कंसिडर कर लेते हैं। आपको प्लेन बार्स एंड टेंशन में आपको पता होना चाहिए ये इस तरह के बैंड्स हमारे को कंसिडर करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो आपका प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं उसमें हम देख सकते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है स्टेट AE और JE के लिए। तो हम बात करते हैं जो स्लैब की, जो आपका स्लैब होता है वो किस तरह होता है, मिडिल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप कहाँ कहाँ होती है। ये आपका देखो इस साइड यहाँ पे आपकी होती है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर एज स्ट्रिप, दिस इज योर एज स्ट्रिप। इससे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं, दिस इज योर एज स्ट्रिप अगेन। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मिडिल स्ट्रिप, ये आपकी होती है मिडिल स्ट्रिप। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है लेंथ, एंड दिस इज योर एज स्ट्रिप की जो विड्थ होती है वो कितनी होनी चाहिए, वो होती है L/8, एंड दिस इज योर अगेन L/8। और ये आपका मिडिल स्ट्रिप का जो लेंथ होता है वो होता है 3L/4। ये आपको लेंथ पता होनी चाहिए। तो टू वे स्लैब पैनल में हम बात करते हैं, दिस इज योर व्हाट, टू वे स्लैब पैनल में जो आपका विड्थ होती है एज स्ट्रिप की पता होना चाहिए कितना होता है L/8, और मिडिल स्ट्रिप की विड्थ कितनी होती है, विड्थ ऑफ फॉर टू वे पैनल इज 3L/4। यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। बार्स मैंने आपको बता दिया, और हमने लेक्चर 4 जो आपके 1 से लेकर 4 तक के लेक्चर हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स का है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी मटेरियल वहाँ से आपको मिल जाता है सारे, आपको पढ़ने के लिए कहाँ से क्या पढ़ना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको इंपॉर्टेंट थोड़े बहुत पॉइंट्स और बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। प्री स्ट्रेसिंग क्यों करते हैं, प्री स्ट्रेसिंग इज डन वाई वी डन डिड, हमने क्यों किया गया था, प्री स्ट्रेसिंग क्यों करते थे पहले हम, वाई प्री स्ट्रेसिंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो प्री स्ट्रेसिंग हमारे को पता है इट एलिमिनेट्स व्हाट, क्रैकिंग, इट एलिमिनेट्स क्रैकिंग को रिड्यूस करता है, वो एलिमिनेट करता है ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से, जो कि आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से जो क्रैकिंग आती है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। स्मॉलर कॉन्क्रीट सेक्शंस मिलते हैं इससे हमारे को, गेट स्मॉलर कॉन्क्रीट सेक्शंस, तो आपके कंक्रीट के सेक्शन होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर मिलते हैं प्री स्ट्रेसिंग फोर्स से, और हम लार्ज स्पान स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मेक लार्ज स्पान स्ट्रक्चर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्री स्ट्रेसिंग इंपॉर्टेंट है, लार्ज स्पान स्ट्रक्चर्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, शेयरिंग रेजिस्टेंस को भी ये बढ़ाता है, व्हाट, इट्स इंक्रीजेज शेयरिंग रेजिस्टेंस, शेयरिंग रेजिस्टेंस को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी हमने इतना लेक्चर
4 के बाद लेक्चर 5 में हमने आरसीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके IAS 456 2000 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लेक्चर 6 से लेके लेक्चर 10 तक अगला सब्जेक्ट पकड़ते हैं, जो कि स्टेट एई और जेई के इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद हम ESE और गेट से रिलेटेड क्वेश्चन हम आरसीसी के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, कीप शाइनिंग लाइक द स्टार्स। थैंक यू सो मच।